हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। आज की वीडियो में हम उस सब्जेक्ट के पिछले जितने बार के भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी क्वेश्चन पेपर की जो लिस्ट है उसमें मर्ज किए गए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में इस साल आ सकते हैं उनके आंसर भी हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए क्योंकि कल आपका इस सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, तो आज आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जितना भी पेपर के क्वेश्चन है वो चांसेस हैं कि यहीं से बनाए जाएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं पे हमने रख दिए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपके, भारत में श्रमिक आंदोलन के उदय का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। किसका? कि भारत में जो श्रमिक आंदोलन हुआ था उसका उदय किस तरीके से हुआ था, उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। यहाँ पे उत्तर आपको देख सकते हैं, मैंने आंसर जो है लिख रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है। आप वीडियो को पॉज करिएगा और इस पूरे के पूरे आंसर को एक बार पढ़िएगा। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा गया है। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि भारत एक विकासात्मक राज्य है, विवेचना कीजिए। जो इंडिया है वो एक डेवलपमेंटल स्टेट में है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंटल स्टेट है। भारत जो है वो विकसित देशों में नहीं गिना जाता। ठीक है, भारत को एक विकासशील देशों में गिना जाता है जो कि डेवलप अभी कर रहा है, अभी उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। हम एकदम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि अब हमारे यहाँ सब कुछ डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भारत क्या है, अभी डेवलपमेंटल स्टेट में है। इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में सबसे पहले आंसर दिया है। ठीक है, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो ये पॉइंट आप पढ़ के जाइए। इन्हीं पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करके वहाँ पे लिखना है। आंसर को बस थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा कंसाइज छोटे वर्जन में लिखा है, आपको और ज्यादा डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बनता है कि संघवाद क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली का परीक्षण कीजिए। ठीक है, संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या होता है, और एग्जामिन द वर्किंग ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है, कार्य प्रणाली है, ठीक है, वो कैसे काम कर रही है, क्या है, उसके बारे में आपको हमें बताना है। ठीक है, ये उसका आंसर हो जाता है हिंदी में, नहीं हो जाता उसका आंसर इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि भारत में रियासतों के एकीकरण में चुनौती का परीक्षण कीजिए। ठीक है, जब भारत की आजादी हुई थी तो उस समय जितनी भी रियासतें थी, ठीक है, कितनी थी, 565, उन रियासतों को एक साथ जोड़कर भारत देश बनाने में अच्छा खासा टाइम लगाया, अच्छी खासी मेहनत लगी है। ठीक है, तो जो चुनौतियां सामने आ रही थी उन चुनौतियों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ये हो जाता है, ये है आपका आंसर हिंदी, मतलब उत्तर हिंदी में, और फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि भारत में मुख्यमंत्रियों की शक्ति, भूमिका और प्रकारों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, भारत में जितने भी प्रकार के मुख्यमंत्री हैं, मतलब मुख्यमंत्री की शक्ति क्या है, उनकी भूमिका क्या है और उनके प्रकार क्या है, टाइप क्या है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। ये रहा हिंदी में आंसर, ये रहा आपका आंसर इंग्लिश में। ठीक है, तो इंडिया में जो सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उसके भाई क्या पावर है, क्या रोल है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6, जेंडर क्या है, क्या आपके विचार से महिला आरक्षण में भारत की राजनीतिक में सत्ता का ग्रहात्मक को बदल दिया गया है? व्हाट इज जेंडर? क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है। डू यू थिंक दैट वुमन रिजर्वेशन हैज चेंज द पावर डायनेमिक्स इन द पॉलिटिक्स इन इंडिया? ठीक है, इंडिया में जो वुमन को रिजर्वेशन मिला था कि वो सत्ता में आ सकती है, ठीक है, तो उस चीज को कह सकते हैं कि उस चीज जो रिजर्वेशन था उसने सत्ता को काफी हद तक डायनेमिक्स को जो चेंज किया है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना, ये रहा उसका आंसर। अगर आप ये आंसर भी पढ़ते हैं तो इजिली आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे और आपके नंबर जो है काट लिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि भारत में धर्म और राज्य के प्रतिकरण पर विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, भारत में धर्म को और राज्य को अलग अलग, ठीक है, सेपरेशन के लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है आंसर। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि भारतीय दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व से बहुदलीय व्यवस्था में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। ठीक है, एग्जामाइन द ट्रांजिशन ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू मल्टी पार्टी सिस्टम। इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि भारत की आजादी के बाद जब सत्ता पहली बार कोई गवर्नमेंट पार्टी सत्ता में आई थी वो थी कांग्रेस, और कांग्रेस ने काफी लंबे टाइम तक अपना राज किया था। उसके बाद क्या हुआ कि भाई कांग्रेस का सत्ता पलटा और कांग्रेस के बदले और भी पार्टी आने लगी। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये इंग्लिश में हो जाता है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि 1947 1947 के बाद भारत में
भारत में अपनाई गई विभिन्न विकासात्मक रणनीतियों का विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत में 1947 के बाद जितनी भी विकास के लिए मतलब डेवलपमेंट के लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज या रणनीतियां अपनाई गई थी उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। जितनी भी चीजें योजनाएं लाई गई थी वो सारी आपको यहाँ पे बता देनी है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर ये आपको इंग्लिश में हो जाता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, पर्यावरण पर्यावरण आंदोलनों में भारत में विकास के विमर्श को संशोधित करने की मांग कैसे की है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, पर्यावरण आंदोलन ने भारत में विकास के विमर्श, भारत में अगर डेवलपमेंट करना है तो उसका जो आइडिया है, ठीक है, पर्यावरण आंदोलन ने उसको क्या कैसे करा, संशोधित करने की मांग कैसे की है, ये आपको बताना है। हाउ डू यू थिंक दैट द इन्वायरमेंट इन मूवमेंट हैव टॉट द मेजॉरिटी द डेवलपमेंट डिस्क्लोजर इन इंडिया एक्सप्लेन। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे मैंने हिंदी में बताया पहले आंसर, मेरा अब आपका आंसर आ जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, क्या आपको लगता है कि अर्थव्यवस्था के नव जागरण के बाद भी भारत मूल्यतः कल्याणकारी राज्य बना हुआ है, चर्चा कीजिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन मतलब अर्थव्यवस्था को दोबारा से बनाया गया, पुनर्गठन किया गया, ठीक है, उसके बाद भी भारत जो मूल्य रूप से कल्याणकारी राज्यों के रूप में काम कर रहा है, इस चीज के ऊपर आपको करनी है, चर्चा करनी है। तो ये रहा उसका आंसर, ये रहा उसका इंग्लिश में आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका कि भाई भारतीय संविधान के मौलिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें जो मौलिक विशेषताएं हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। ये यहाँ पे हिंदी में दिया गया है इससे पहले उस, ठीक है, ये यहाँ से हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में हो जाता है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, न्यायिक पुनर्वलोकन क्या है, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, डिस्कस इट्स रोल इन सेफगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप जुडिशियल रिव्यू जो होता है कि भाई हमने जो जुडिशरी बनाई है, ठीक है, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। पुनरावलोकन का मतलब है कि हम रिव्यू कर रहे हैं, उसको दोबारा से देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, दूसरा डिस्कस इट्स रोल, इसका क्या रोल है इन सेफ गार्डिंग, भाई सेफ गार्डिंग का मतलब है कि भाई हमारे जो बुनियादी ढांचे हैं उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको यहाँ पे बताना, ये आप हिंदी में दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये हिंदी में आंसर है। फिर ये यहाँ पे खत्म होता है आपका, फिर आपका इंग्लिश में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है। यहाँ पे हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट्स हैं उनके बारे में भी बात करी है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, क्या आपको लगता है कि भारत में धर्म की राजनीति में जाति की राजनीति अंतर्निहित है, परीक्षण कीजिए। ठीक है, डू यू थिंक दैट द पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट इज एम्बेडेड इन अ पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन इन इंडिया, मतलब कि भारत में जो धर्म की राजनीति होती है उसके अंदर ही जो जाति की राजनीति है वो अंतर्निहित है, या फिर जाति की जो राजनीति होती है उसमें धर्म की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, आपको अपने शब्दों में इसको आंसर जो है वो देना है। ये हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ना आपको अपने अकॉर्डिंगली बनाना होता है, अपने अकॉर्डिंगली पॉइंट जनरेट करने होते हैं ऑन द स्पॉट, तब आपका ये आंसर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका हिंदी में, ये हो गया आपका इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि संसदीय शासन प्रणाली की विवेचना कीजिए। क्या आप सहमत है कि संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प थी? अपने उत्तर का सार्थक जो है तर्क में दीजिए। अब समझिए कि भारत में जो संसदीय प्रणाली अपनाई गई, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो अपनाया गया, तो क्या आपको लगता है, पहले तो आपको बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद जब इंडिया में इसको चुना गया तो क्या ये सबसे अच्छा ऑप्शन था इंडिया के लिए कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुन लेना चाहिए और बाकी देशों में जो अलग अलग प्रकार के सिस्टम है उन्हें नहीं चुनना चाहिए, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुनना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आपको ये बताना है। ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हैं, और आपको नहीं लगता तो आप अपने अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। ये आपका हिंदी में हो जाता है, पूरा का पूरा आंसर का पॉइंट हमने सारे बता रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश में आता है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था में परिवर्तन से सहकारी संघवादी को मिला है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। डू यू एग्री दैट चेंजेस इन द पार्टी सिस्टम इन इंडिया हैव स्ट्रेंथेंड कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म? गिव रीजन इन योर सपोर्ट गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, कि आप इस बात से सहमत है कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है, दलीय व्यवस्था मतलब पार्टी सिस्टम, ठीक है, उसमें परिवर्तन से क्या हुआ, सहकारी संघवाद मतलब कि कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको बल मिला, उसको पावर मिली जब हमने दलीय व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो क्या आपको लगता है, अगर हाँ या ना तो आप अपने अकॉर्डिंगली बताएंगे। यहाँ पे हमने हाँ का यूज करा है, ठीक है, और हाँ के अकॉर्डिंग बताया तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी में हो जाता है यहाँ तक।
उसके बाद आ जाता है आपका इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, पहले क्या था योजना आयोग, इसको हमने कहा नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग में जो परिवर्तन हुआ इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, और यह नव उदारवादी भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, डिस्कस द ट्रांजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन पहले था, फिर उसका नाम नीति आयोग करके उसमें कई सारी चेंजेस करे गए। हाउ डज इट रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ न्यू लिबरल इंडिया। ठीक है, नव उदारवादी जो होती है भारत, नव उदारवादी न्यू लिबरल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका जो आकांक्षाएं हैं, नव उदारवादी भारत की जो आकांक्षाएं हैं, क्या उनको ये रिप्रेजेंट करता है या नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में आंसर हो जाता है पूरा का पूरा, ये आपका इंग्लिश में हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर दिया गया, बाकी आपका यहाँ नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि भारत की मुख्य समस्याएं सामाजिक हैं ना, है ना कि राजनीतिक या आर्थिक। ठीक है, भारत की जो मुख्य समस्या है वो सामाजिक है, ना कि पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली। ठीक है, जाति व लिंग के संदर्भ में इस पॉइंट का आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। द चीफ इंडियन द चीफ इंडियन प्रॉब्लम इज सोशल नॉट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ठीक है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना है, इस कॉन्टेक्स्ट को, मतलब इस जो पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करना है। किन चीजों को ध्यान में रखकर, कास्ट को और जेंडर को ध्यान में रखकर आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कास्ट जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं समाज में है, राजनीति में थोड़ी है। राजनीति उसका फायदा उठा के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है और ज्यादा आगे बढ़ाती है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करती है राजनीति, राजनीति उन चीजों का फायदा उठाती है। तो जो कास्ट सिस्टम है वो हमारे सामाजिक व्यवस्था में है। ठीक है, समाज में हम कास्ट देखते हैं, समाज में हम जेंडर से प्रति चीजें देखते हैं, राजनीति में तो नहीं देखते। ठीक है, तो ये आपको बताना, आर्थिक में तो नहीं होता पर सामाजिक में होता है। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंगली जो आंसर है वो आपको डेवलप करना है ऑन द स्पॉट, और आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका हिंदी में, ये हो जाता है आपका इंग्लिश में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए तथा यह लोकतांत्रिक प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है, ये भी आपको बताना है। जो संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है, पहले तो उसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो आपको बताने, कम से कम 5 से 6 विशेषताएं आप बता दीजिएगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपको आगे बताना है कि लोकतांत्रिक प्रणाली से जो संसदीय लोकतंत्र है वो किस प्रकार से थोड़ा सा भिन्न है, अलग है। तो ये आपको बताना है। डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक। ठीक है, प्रेसिडेंशियल जो डेमोक्रेटिक है उससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी किस प्रकार से डिफरेंस है आपको ये बताना। सबसे पहले हमने थोड़ी सी विशेषताएं बताई है, देखिए 4 विशेषताएं बताई है, और किस तरीके से अलग है वो हमने 3 पॉइंटों में आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, फिर सेम आपका इंग्लिश में यहाँ पे देखने को मिलता है, 4 विशेषताएं और 3 आपके डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, नारीवादी द्वारा जाति, वर्ग और लिंग के बीच अंतरनुभावी भागीयता पर आधारित पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द intersectionality of caste, class and gender as talked about the feminist। ठीक है, तो भाई इंटरसेक्शनल का मतलब भाई भाई ये सारी चीजें जो है इनके बीच में ही है, कि भाई जाति, वर्ग और लिंग के बीच में ये जो कम, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी। ठीक है, तो ये बताइए आंसर दिया गया है, आंसर कंप्लीट होता है हिंदी का। फिर आपका इंग्लिश में आता है। देखिए आंसर आपको देख के जाने पड़ेंगे, हम यहाँ आंसर कवर अप नहीं कर रहे हैं, आपको बस वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर को पढ़ ले रहे हैं। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया रहेगा कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, और आप इजीली आंसर लिख पाएंगे। अदरवाइज फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग आंसर को लिख सकते हैं एग्जाम में जैसे आप चाहे। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, संविधान निर्माताओं ने एक स्वस्थ और सहकारी संघीय राजनीति की कल्पना की थी, हालांकि वैचारिक और पक्षपातपूर्ण विभाजन ने केंद्र और राज्य के बीच दुर्भावना पैदा की है। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जो जिन्होंने संविधान बनाया वो चाहते थे कि भाई स्वस्थ और सहकारी राजनीति हो हमारे यहाँ पे, परंतु वैचारिक और जो पक्षपात है, पक्षपात मतलब आप कह सकते हैं ना कि भाई फटिज्म, फटिज्म नहीं कहेंगे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई लोगों में पक्षपात होता है। ठीक है, तो वो तो विभाजन ने क्या करा, पक्षपातपूर्ण विभाजन ने केंद्र और राज्य के बीच में दुर्भावना पैदा की। इस कथन को आपको क्या करना, एक्सप्लेन करना है। The farmers of a constitution had envisaged a healthy and cooperative federal polity. However, the ideology and partisan divide has created well between well ill will between the center and the state. Critically evaluate the statement। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे जो कि थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पढ़ा है तो आपको आइडिया रहेगा कि किस बारे में पूछा जा रहा है। एक बार हिंदी में पढ़िए, एक बार इंग्लिश में पढ़िए, तब आप आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे आपका इंग्लिश, हिंदी में खत्म होता है, यहाँ पे आपका इंग्लिश में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि
एलपीजी शासन ने हमारे देश को कई महत्वपूर्ण तरीकों से लाभान्वित किया है। एलपीजी जो शासन है, ठीक है, एलपीजी regime has benefited our country in a many significant ways। हालांकि इसने गहरी पारिस्थितिक गड़बड़ी भी पैदा की है, ठीक है, उसने पारिस्थितिक गड़बड़ी भी पैदा की है। ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक चुनौतियों को कम करने के उपाय बताइए। ठीक है, एलपीजी regime has benefited our country in a many significant ways, however it has also led a deep ecological disturbance, suggest way to migrate ecological challenges in a view of global warming। ठीक है, तो ये हो जाता है। ये आपका यहाँ पे हिंदी में आंसर दिया गया है, हमने पॉइंटों में भी एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 पॉइंट हमने बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सेम इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का क्या मतलब होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में अगर हम बात करें तो एलपीजी का मतलब होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, समझाइए कि हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में पहचान की राजनीति किस प्रकार से सभी भारतीयों को एकता की राजनीति पर हावी हो गई है। एक्सप्लेन इन व्हाट वेज पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी हैज ओवरपावर्ड द पॉलिटिक्स ऑफ वंसनेस ऑफ ऑल इंडियन पॉलिटिक्स इन रिसेंट टाइम। ठीक है, तो भाई आप क्या पूछा गया कि भाई हाल के टाइम में आप देख सकते हैं कि भाई भारतीय राजनीति में क्या हुआ, पहचान, किसी बंदे की जो पहचान होती है, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, उसने क्या करा है, राजनीति किस प्रकार सभी भारतीयों के ऊपर एकता की जो राजनीति है उसके ऊपर हावी हो रही है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ये हो जाता है आपका हिंदी में आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन करा है। ठीक है, और ये आपका आ जाता है इंग्लिश में आंसर। यहाँ पे भी आपको पॉइंट वाइज 3 चीजें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 आता है, वे कौन से मूलभूत विशेषताएं हैं जो संविधान की रीढ़ की हड्डी बनती हैं और किसी राष्ट्र के शासन को कैसे प्रभावित करती हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल features that constitute the backbone of constitution that constitution and how do they influence the गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। ठीक है, कि भाई कौन कौन सी विशेषताएं जो कि क्या करती हैं, संविधान की रीढ़ की हड्डियां बनती हैं और राष्ट्र को शासन चलाने में प्रभावित करती हैं, हेल्प करती है, उस तरीके से आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाता है हिंदी में। हमने यहाँ पे तकरीबन 7 जो विशेषताएं हैं कुछ ये बताई हैं। ठीक है, ये बता सकते हैं, उसके बाद आप और भी पॉइंट अगर आपका कुछ बनता है तो आप वो भी साथ के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपका ये रहा आंसर। यहाँ पे आपके टोटल 7 पॉइंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि स्वतंत्रता के बाद के भारत में रियासतों के एकीकरण में एकीकृत राष्ट्र गठन और संगठन को किस प्रकार आकार दिया। हाउ डिड द इंटीग्रेशन ऑफ princely states shape the formation of consolidation of a unified nation in a post independence इंडिया। ठीक है भाई, भारत में जब आजाद हुआ था भारत, तब उस समय क्या था कि भाई राजाओं का शासन था, रियासतें थी। ठीक है, तो भाई जब उन रियासतों को एक साथ मिलाकर भारत का निर्माण करा गया, ठीक है, तो राष्ट्र जब एकीकृत किया गया, एकीकरण किया गया, तो उसने क्या करा, राष्ट्र के गठन और संगठन को किस प्रकार आकार दिया, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में हमने बताया, ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था 12th में। ठीक है, तो ये हो जाता है, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के जो राजा थे वो मिलना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे किसके साथ मिलना, भारत के साथ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बाकी सभी के सभी जितने 565 रियासतें थी लगभग, ठीक है, तो भाई उसमें से वो ज्यादातर को या सभी को मिला चुके थे एक साथ, परंतु 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर की जो रियासतें थी वो नहीं चाहती थी मिलना। ठीक है, तो उस समय क्या था कि भाई मिलाना तो पड़ेगा क्योंकि भारत को बनाना है, भारत का निर्माण करना है, तो इसीलिए ये जो ऑपरेशन रिलेटेड चीजें वो चलाई गई थी, वो आप यहाँ देख सकते हैं, वो सब चलाया गया था, तब भारत का निर्माण हुआ था। ये आपका इंग्लिश में हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर कानून के शासन को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इवेल्युएट द रोल ऑफ द जुडिशरी ऑफ इन अपहोल्डिंग द रूल इन लॉ विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर जो कानून के शासन को बनाए रखे, कानून का शासन रहे, ठीक है, बनाए रखने में न्यायपालिका की क्या भूमिका, आपको ये बताना। भाई न्यायपालिका का क्या काम होता है, जुडिशरी होती है, जहाँ पे भाई न्याय किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें भाई, तो कानून का शासन चले लोकतंत्र के अंदर, इसीलिए न्यायपालिका बनाई गई। तो न्यायपालिका का क्या रोल है, वो क्या करती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करने हैं, यहाँ पे हमने दिया है। ठीक है, टोटल आप देख सकते हैं 4 पॉइंट हमने बताया, आप 5 से 6 पॉइंट भी इन्हीं पॉइंटों के आधार पर 5 से 6 पॉइंट और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आता है, जाति की गतिशीलता समाज में राजनीतिक शक्ति और प्रतिनिधित्व तक
पहुंच को किस प्रकार प्रभावित करती है लोकतंत्र के लिए, इसके क्या निहित है, ये आपको आता है। हाउ डू कास्ट डायनेमिक्स इन्फ्लुएंस एक्सेस द पॉलिटिकल पावर एंड रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी एंड व्हाट आर देयर इम्प्लीकेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो ये आपको आगे बताना है। यहाँ पे हमने पॉइंट दे रखा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या रहना है, तैयार रहना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 पॉइंट बताए हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे आते तो 3 पॉइंट लोकतंत्र में निहित कैसे है, ये हमने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो आंसर इन इंग्लिश ये हो जाता है, जो इम्प्लीकेशन है इन डेमोक्रेसी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि राजनीति में धर्मनिरपेक्षता को लेकर वाद विवाद में प्रमुख तर्क क्या है और वे शासन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ठीक है। राजनीति में जो धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, उसको जिसको हम सेकुलरिज्म भी कहते हैं, तो धर्म निरपेक्षता को लेकर जो वाद विवाद है उसमें सबसे प्रमुख तर्क या आर्ग्यूमेंट क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। और वे शासन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो हिंदी में यहाँ पे हमने बताया पहले धर्म निरपेक्षता के लेकर प्रमुख तर्क और वाद विवाद के मुख्य जो मुद्दे हैं वो हमने यहाँ पे बताए है, ठीक है। और शासन पे क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके टोटल 28 क्वेश्चन जो कि हमने बताए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आप लोगों को हमारे साथ कनेक्ट होने की, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर। और 28 के 28 क्वेश्चन अगर आप पढ़कर जाते हैं तो ईजिली कोई भी अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर लिख पाएंगे। बट अगर आप नहीं पढ़कर जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एग्जाम में इशू आ सकता है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।